जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज 4 अप्रैल है और आज के भी न्यूज़पेपर में काफ़ी खास आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले आईएएस कंप्लीट पैकेज प्री प्लस मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। तो आप डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको कंप्लीट मतलब जीएस 1 अगर आप देखोगे तो इतने सारे कोर्सेज, पूरे कोर्सेज है। जीएस 2 अगर आप देखोगे तो पॉलिटी गवर्नेंस सोसाइटी पूरा कोर्स अवेलेबल है। जीएस 3, जीएस 4 मतलब अगर आप देखो तो सभी जितने भी कोर्सेस है वो सभी अवेलेबल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। उसी के साथ साथ आपको बोनस कोर्स जो है वो भी मिलता है, जहाँ पर आपकी रिवीजन, आपको पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें भी मिलती है। इसलिए यहाँ पर डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो वेरियस जो कोर्सेस है उसमें पहले 2 लेक्चर आपको एज ए डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है। मोस्टली जो एस्पिरेंट्स है वो 2 साल का प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 साल का कोर्स अगर लेते हो तो उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये जो कंट्री यहाँ पर आपको नजर आ रही है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। अब देखिए, जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो नो ट्रस्ट वोट है इमरान खान का, ये यहाँ पर मार दिया गया है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर नेपाल जो पीएम है उनकी विजिट बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हुई है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर है रिफॉर्मिंग डेथ पेनाल्टी। अभी देखिए, डेथ पेनाल्टी जो है वो कई बार ऐसा हो रहा है कि जो लोअर कोर्ट्स है उनके द्वारा दी जा रही है बिना सही इन्वेस्टिगेशन के, बिना सही छानबीन के। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कंसर्न जो है वो उठाया गया है। अब देखिए, जब हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं या फिर डेथ पेनाल्टी की बात करते हैं तो कई बार कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर जो हाई कोर्ट है या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट है उन्होंने वहाँ पर डेथ पेनाल्टी जो है वो दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को कम्यूट किया है, मतलब यहाँ पर कम कर दिया है, लेसर कर दी है पनिशमेंट। जो डेथ पेनाल्टी उससे लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दी गई है। तो इसीलिए अब यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो लाए जाने चाहिए डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे डेथ पेनाल्टी वो कब दी जाती है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जो उसमें डेथ पेनाल्टी दी जाती है, जहां पर आपका जो केस है वो इतना रेयर होना चाहिए कि उसमें कोई हीनियस क्राइम जो है वो इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है, वो बहुत गरीब है, अगर वो खाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए, बीवी को खिलाने के लिए अगर वो कहीं पर चोरी करने के लिए जाता है और वो चोरी करते वक्त अगर उसे पकड़ने की कोशिश होती है और वो उसको मार देता है, जो पकड़ रहा है उसको मार देता है, तो यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। तो ऐसे सिनारियों में क्या उसको डेथ पेनल्टी हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें एक और एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, समझ लीजिए कि बस है, बस में, चलती बस में कुछ लोगों ने एक लड़की का गैंग रेप कर दिया एंड उसकी जो इंटेस्टाइन है उसको भी डैमेज कर दिया, जो प्राइवेट पार्ट है उसमें एक आयरन रॉड रप्चर कर दिया। तो सब कुछ यहाँ पर पूरा जो बॉडी है उसको इतने दर्दनाक तरीके से जो है वो मार दिया। तो अब इन दोनों केसेस में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है उसमें कौन सा गिना जाएगा, जहाँ पर हीनियस क्राइम इन्वॉल्व है। मतलब कि ये वाला जो केस है इसमें हीनियस क्राइम इन्वॉल्व है। ये वाला केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हीनियस क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, दोनों ही जगह मर्डर हुए हैं, लेकिन दोनों ही मर्डर्स में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है वो कौन सा कहलाएगा, तो ये वाला कहलाएगा। तो इसे सिनारियो में इसको यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, इसको यहाँ पर हो सकता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी दिया जा सकता हो। दूसरा एक हमें 303 जो है ये भी एक सेक्शन देखने को मिलता था, जिसके तहत ऐसा था कि अगर कोई भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब मर्डर का जो चार्ज है उसके तहत सजा भुगत रहा है और अगर जेल में वो किसी को मार देता है फिर से, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट मैंडेटरीली दी जाएगी। लेकिन फिर इसको भी खारिज कर दिया गया। रेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जो है ये बेसिकली किसके बलबूते पर लिया जाता है, क्योंकि वैरी करता है कि किसी के लिए हो सकता है कि ये वाला केस जो है ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, किसी के लिए हो सकता है ये वाला भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस ना हो। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है ये वैरी होता है और ये वैरी होने की वजह से किसको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, किसको नहीं दी जानी चाहिए, इस पर सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आइडियाज पेज और एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अफ्सपा के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी देखा हुआ है।
यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कुछ खास चीज़ जो है नहीं निकल रही है। यहाँ पर रिन्यूएबल्स के बारे में बात की जा रही है, जो रिन्यूएबल्स है उसको किस तरीके से हम और बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें हो रही है, जो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे हमारे लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो लाया जाना था उसे खारिज कर दिया गया है। तो क्या ये इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक है और अब आगे क्या होने वाला है, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमरान खान डी नोटिफाइड एज पाकिस्तान पीएम आफ्टर पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। अब आप बोलोगे यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाना था वो तो खारिज कर दिया गया है, ऐसा आप पहले बोल रहे हो। अब अभी आप यहाँ पर बोल रहे हो कि इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डी नोटिफाई कर दिया गया है, तो ऐसा कैसे हो रहा है उसे समझने से पहले हम जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है जब ऐसा लगता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब जो स्ट्रेंथ है उसके लिए 172 मेंबर्स जो है उसकी जरूरत पड़ रही थी। और अगर हम इमरान खान की बात करते हैं तो इमरान खान के पास पहले, अगर हम अर्लियर टाइम में देखते हैं तो वहां पर उनकी जो मेजोरिटी है वो हमें देखने को मिल रही थी। मेजोरिटी के लिए चाहिए 172, इमरान खान के पास थे 176। उनकी जो खुद की पार्टी है उसमें से 155 मेंबर्स हैं एंड बाकी जो मेंबर्स है वो यहाँ पर उन्होंने बाकी पार्टीज का सपोर्ट लिया था। एंड अगर हम बात करते हैं अभी की, तो अभी यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं इंक्लूडिंग उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर दूसरी तरफ स्विच हो गए, और इसी के चलते अभी अगर आप देखोगे तो इमरान खान के पास 164 की मेजोरिटी दिखाई दे रही थी और जो अपोजिशन पार्टी उनके पास 176 की जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब ये तय था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अगर लाया जाता है तो वो पास हो ही जाएगा, और इसी के तहत जो इमरान खान है वो अपना प्रधानमंत्री पद खो देंगे, और उसी के साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी है उनको मौका मिलेगा कि अपना प्रधानमंत्री वहां पर चिपका सके। अगर इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जिससे जो पूरी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की वो सुर्खियों में आ जाती है, जो डिप्यूटी स्पीकर है नेशनल असेंबली के, मतलब वहां के हम पार्लियामेंट बोल सकते हैं, कासिम सूरी, उन्होंने जो अपोजिशन का मोशन है नो कॉन्फिडेंस का उसे डिसमिस कर दिया, उसे खारिज कर दिया, और ये कहा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है इमरान खान के अगेंस्ट में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। जी हाँ, संविधान की बातें वहां भी होती है। और इसी के ठीक बाद जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, उन्होंने जो नेशनल असेंबली है, मतलब जो हम यहाँ पर लोकसभा बोल सकते हैं, पार्लियामेंट बोल सकते हैं, उसे यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइस पर। जी हाँ, अब आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ऐसे कैसे हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों एडवाइस करेंगे यहाँ पर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए? तो इसके बारे में आपको वीडियो के एंड तक जरूर जवाब मिल जाएगा। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर इमरान खान के अगेंस्ट में लाया जा रहा था, इसे डिसॉल्व करने के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करने के लिए जो हवाला दिया गया है वो है आर्टिकल 5 का। अब अगर हम पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 5 देखते हैं तो उसमें दो क्लॉज हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्लॉज बोलता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, मतलब जो सिटीजन है उसके लिए एक बेसिक ड्यूटी है कि उसके स्टेट के लिए, उसके नेशन के प्रति, उसके जो कंट्री उसके प्रति उसकी लॉयल्टी रहनी चाहिए। और क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन। जो ओबीडियंस है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो यहाँ पर अल्टीमेट ड्यूटी है सभी सिटीजन्स की। अब यहाँ पर जो क्लॉज 1 है उसका हवाला यहाँ पर लिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज करने के लिए। कैसे? तो यहाँ पर जो लॉयल्टी है स्टेट के लिए वो यहाँ पर खतरे में है, ऐसा इमरान खान के द्वारा कहा गया, क्योंकि इमरान खान ने जो फॉरेन हैंड है वो यहाँ पर ब्लेम किया कि भाई एक पावरफुल कंट्री, नाम जो है वो तो लेने की इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन पावरफुल कंट्री समझ में आ जाता है भाई, सारे हिंट दे दिए लेकिन पावरफुल कंट्री बोलता गया। तो यहाँ पर फॉरेन हैंड जो है उसका हाथ है कि वो यहाँ पर जो तख्ता पलट है वो करना चाह रहा है, मतलब बेसिकली यूएसए की तरफ ये हिंट कर रहा था। और जो इमरान खान है उनके द्वारा ये कहा गया कि जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर यूएसए की हेल्प ले रही है जिससे कि जो इमरान खान है उसकी सरकार को गिराया जाए, कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो बेसिकली जो लॉयल्टी है देश के लिए वो खतरे में है, और जब लॉयल्टी खतरे में है तो ऐसे सिनारियो में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। ये हवाला दिया गया जिससे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया। इसके साथ जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 58(1) विथ आर्टिकल 48(1) यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत
जो एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उसके ऊपर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ये जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने तो ये आर्ग्यू किया है कि भाई अगर आप क्लॉज 1 कोट कर रहे हो आर्टिकल 5 का, तो क्लॉज 2 जो है उसको आप क्यों भूल रहे हो, जिसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ओबीडियंस रहना चाहिए हर नागरिक का। अब यहाँ पर जब क्लॉज 1 जो है वो यहाँ पर लिया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करने के लिए, तो उसी के तहत यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए आप सहानुभूति नहीं दिखा रहे हो, उसके लिए आप ओबीडियंट नहीं हो, ऐसा यहाँ पर इल्जाम अपोजिशन पार्टी ने जो इमरान खान है उन पर लगाया है। और उसी के साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट में डिमांड किया है कि वो यहाँ पर जो आर्टिकल 6 है उसके अंडर में ट्राई किए जाए। आर्टिकल 6 जो है, जैसे आर्टिकल 5 जो है वो उसमें 2 क्लॉज देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 6 जो है वो यहाँ पर ट्रीजन के बारे में बात करता है, मतलब कि देशद्रोह के बारे में बात करता है। और अगर यहाँ पर आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान को ले लिया गया, लपेटे में आ गए इमरान खान आर्टिकल 6 के, तो उन पर देशद्रोह का इल्जाम लग जाएगा और वो जेल में भी जा सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 58 के तहत जो इमरान खान उन्होंने फ्रेश इलेक्शंस यहाँ पर अनाउंस किए हैं, क्योंकि इमरान खान को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर जनता के प्रति या फिर जनता के नज़रों में उनके लिए जो एक आदर है, एक जो सम्मान है, एक जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर जो लोग हैं वो इलेक्शन में वोट करते हैं तो इमरान खान की गवर्नमेंट को ही वोट करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो इमरान खान के कार्यकाल में जो पाकिस्तान है उसकी बहुत ही बुरी हालत हुई है, भले वो पॉलिटिकल सिनारियो हो, भले वो इकोनॉमिक सिनारियो हो, भले वो सिक्योरिटी वाला सिनारियो हो। इसी कार्यकाल में जो घर में घुसकर मारना है वो किया गया भारत के द्वारा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की वजह से, सैंक्शंस बोलने की वजह से, जो कस्टम ड्यूटी है सब बढ़ाने की वजह से जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की वो बहुत ही बुरी हो गई। इन्फ्लेशन बोलिए, बहुत ही बुरी बुरी हालतों से पाकिस्तान को गुजरना पड़ा। और पॉलिटिकल सिनारियो अगर आप देखोगे तो जो पाकिस्तान के दोस्त माने जाते थे वो भी कंट्री अब पाकिस्तान से मुंह फेर रहे हैं। तो सभी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर जो इमरान खान है उसको शिकस्त झेलनी पड़ी है, और काफ़ी बार उनका मजाक जो है वो भी उड़ाया गया है पाकिस्तान के ही लोगों के द्वारा, आवाम के द्वारा। और अब यहाँ पर इमरान खान को लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अगर इलेक्शंस होते हैं तो हम यहाँ पर जीत जाएंगे और यहाँ पर मजा आ जाएगा, मैं फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है यहाँ पर आ ही नहीं सकता है मेरे अगेंस्ट में। अपोजिशन पार्टी के द्वारा ये भी बोला गया है कि भाई आप आर्टिकल 58 के तहत जो फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हो, है ना, जो फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एज पर द प्रोविजन जो प्राइम मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस कर रहा है वो इलेक्शंस कॉल कर ही नहीं सकता है। फिर तो हर कोई यही करेगा कि भाई मैं गिर रहा हूं, चलो इलेक्शंस करवा देते हैं। इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती, इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो प्रोविजन है ये एब्सोल्युटली यहाँ पर जो है वो प्रोविजंस के अगेंस्ट में जाता है जो इमरान खान यहाँ पर इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर डिसॉल्व कर दी गई है, और इसी के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान अहमद खान, ये इनका पूरा नाम है बाय द वे, तो यहाँ पर इमरान खान जो है ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पद में कंटिन्यू रहेंगे जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो जाता है अंडर आर्टिकल 224A सब क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर जो इमरान खान है उन्होंने इस तरीके की चाल चली है। भले ये मास्टर स्ट्रोक जो है बताया जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो रिस्क है वो भी उतनी ही बड़ी है। खैर, यहाँ पर जो इमरान खान है वो अभी कुछ समय के लिए, मतलब समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन तक यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर पद है वो संभालते रहेंगे। उसके बाद जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर लाया जाएगा, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब तक इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि इलेक्शंस जो है ऐसा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर पद जो है कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तब तक लाया जाएगा जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, एंड नया इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान में नहीं आता है। और इसी के साथ हमें ये देखने को मिलता है कि आज तक ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो पाकिस्तान में पूरा अपना कार्यकाल जो है वो बिता सके, और इनको चाहिए कश्मीर। अब ये जो मसला है ये यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उसने सीओ मोटो तरीके से ले लिया है, यहाँ पर खुद से यहाँ पर ले लिया है, और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें पूरी जांच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इमरान खान को सही मानेगा कि हाँ भाई इमरान खान ने जो किया है वो सही है, और अगर सही मानता है तो यहाँ पर कुछ दिनों में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाया जाएगा, एंड उसी के साथ इलेक्शन जो है पाकिस्तान में वो कंडक्ट कराए जाएंगे, और वो जो भी नतीजा आएगा वो यहाँ पर सभी के सामने होगा। और यहाँ पर अगर इमरान खान को गलत माना जाता है, मतलब इमरान खान ने जो यहाँ पर आर्टिकल 5 का हवाला दिया है उसको अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया जाता है, उसको अगर गलत करार किया जाता है, तो आर्टिकल 6 जो है वो यहाँ पर इमरान खान पर लग सकता है, मतलब देशद्रोह जो है वो इल्जाम लग सकता है, और इमरान खान जो उसको जेल में भी जाना पड़ सकता है। अब देखिए जो पाकिस्तान है वहां पर अक्सर कहा जाता है कि जो आर्मी है उनका हाथ होता है, और जब यहाँ पर बोला गया कि आर्मी क्या ये सब कुछ करवा रही है, तो आर्मी की तरफ से यही बोला गया कि इसमें किसी का भी कोई भी रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हमारे सबसे दूर है। भले ही ऐसा इंटरनली नहीं होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें
पाकिस्तान में हो रही है, इंक्लूडिंग जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आर्मी का ही पपेट होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो जिसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। सो फाइनली श्रीलंका की जो कैबिनेट है उसने इस्तीफा दे दिया है, मतलब अब श्रीलंका की जो सरकार है वो भी गिर चुकी है। श्रीलंका जो दाने दाने के लिए तरस रहा है, इतने बुरे इकोनॉमिक जो सिनारियो है उसे जूझ रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये श्रीलंका का खत्मा हो चुका है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि श्रीलंकन कैबिनेट रिजाइंस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं उसी के साथ यहाँ पर श्रीलंका की जो कैबिनेट है उसने रिजाइन कर दिया है। हालांकि ये कहा गया है कि राजपक्षे जो है वो अभी भी ऑफिस में है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो अपोजिशन पार्टी है उनको बुलाया गया है सरकार फॉर्म करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मसला यहाँ पर है, किस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका जो है वो जूझ रहा है, आइए समझते हैं। श्रीलंका जो है उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। मतलब आप ग्रेविटी समझ सकते हो कि कितने बुरे जो यहाँ पर जो सिनारियो है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो श्रीलंका में देखने को मिल रहे होंगे। मतलब जो भी यहाँ पर एसेंशियल्स है उसका शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, पावर कट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो श्रीलंकन रुपी है उसकी वैल्यू कितनी गिर चुकी है। जो अभी हमें इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले 76 रुपी देखने को मिलता है। और अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो $1 297.95 ये श्रीलंकन रुपी में देखने को मिल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि श्रीलंका की जो हालत है वो कितनी बुरी होती जा रही है। देखिए, जब भी यहाँ पर जो रुपी है उसकी डिमांड कम होती है, फिर वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है, तो उस सिनारियो में जो इंपोर्ट है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोचिए कि अगर $1 इज इक्वल्स टू 76 रुपी है, तो यहाँ पर अगर हमें कार्ड जो है वो इंपोर्ट करना है तो ऐसे सिनारियो में एक कार समझ लीजिए $1 की है तो हमें कितने रुपी पे करना पड़ेगा, 76 रुपी पे करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर $1 298 रुपीज़ हो जाता है तो हमें वही $1 के लिए, वही कार के लिए अब 298 रुपी जो है वो पे करना पड़ेगा। तो मतलब जब भी यहाँ पर हमारी जो करेंसी उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है उस समय पर जो इंपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, और इसीलिए जो इंपोर्टर्स होते हैं उनको मज़ा नहीं आता है। अब यहाँ पर श्रीलंका जो है उसकी रुपी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रिशिएट हुई है, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट है वो करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो श्रीलंका की जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी बहुत बुरी तरह क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो श्रीलंका है उसके पास अब इंपोर्ट करने के लिए पैसा भी नहीं बचा है। जी हाँ, यहाँ पर महंगा जो है वो तो हो ही रहा है, महंगा होने के साथ साथ श्रीलंका के पास अब पैसा भी नहीं बच रहा है कोई चीज़ इंपोर्ट करने के लिए। अब ये हुआ क्यों है, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे अगर अभी आप देखोगे तो कोई एक पर्टिकुलर जो इंस्टेंस है वो नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो किया गया है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो प्रेसिडेंट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि भाई पहले यहाँ पर राजपक्ष, महिंदा राजपक्ष थे, देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो सिरिसेना है वो देखने को मिले 2015 से लेकर 19 तक, एंड अभी अगर आप देखोगे तो हमें जो राजपक्ष है, गोटाबया राजपक्ष है, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो महिंदा राजपक्ष है वो देखने को मिलते हैं 2019 से। अब देखिए, जो ये दोनों है महिंदा राजपक्ष, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर भाई है। मतलब यहाँ पर जो इल्ज़ाम है वो भी लगाया जाता है भाई डायनेस्टी की सरकार जो यहाँ पर चल रही है श्रीलंका में, और उनकी वजह से कई ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए माने जाते हैं। और इसीलिए जो राजपक्ष है उनके अगेंस्ट में काफ़ी बड़ा विद्रोह यहाँ पर जो लोग हैं, श्रीलंकन लोग हैं, उनके द्वारा देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो किया गया है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो दो ट्विन प्रॉब्लम जो है श्रीलंका का वो बताया जा रहा है। पहला तो यहाँ पर है बजट शॉर्टफॉल। बजट शॉर्टफॉल मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है उनके पास बजट में क्या होता है कि पैसा आता है एंड वो पैसा खर्च करते हैं। लेकिन श्रीलंका का प्रॉब्लम ये हुआ कि एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता गया और इनकम जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होता गया। बेसिकली इनकी इनकम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए और एक्सपेंडिचर जो है उस तरीके से और ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर इनकम जो उनका हो ही नहीं रहा था। इनकम यहाँ पर हो रहा था बिल्कुल कम एंड एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया हो रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको और ज़्यादा यहाँ पर जो उधार है वो लेना पड़ा। क्योंकि देखिए, अगर आपका जो इनकम है वो 10,000 रुपये है
और एक्सपेंडिचर 15,000 रुपये है, तो मतलब 5,000 रुपये आपको उधार लेना पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूँ 10,000 रुपये इनकम यहाँ पर अगर 8,000 रुपये हो चुकी है और उसी के साथ जो एक्सपेंडिचर है वो 15 से 20,000 रुपये हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पर जो 5,000 आप उधार ले रहे थे, अब यहाँ पर आपको 12,000 रुपये उधार लेना पड़ेगा। यही चीज श्रीलंका के साथ हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहां पर जो इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट जो है घटता जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर सही तरीके से अलाइन रहना चाहिए, जिससे कि जब हम नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अगर वो ट्रेड सरप्लस होता है तो देश के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे देशों के साथ ऐसा नहीं होता है कि भाई इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए एक्सपोर्ट के मुकाबले, लेकिन स्टिल हमें अगर थोड़ा सा भी उसमें ट्रेड डेफिसिट अगर कम होता है तो यहाँ पर कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी हाई होता गया, और जो डेफिसिट है वो इंक्रीज होने की वजह से जो करेंसी है उसमें भी डिवैल्यूएशन जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। और उसी के साथ यहाँ पर श्रीलंका जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्जों में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर जो इनकम है श्रीलंका में वही नहीं हो रही है। इनकम नहीं हो रही है तो क्या होगा, जो उधार है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। उधार मतलब ही डेप्थ होता है, तो यहाँ पर श्रीलंका का जो डेप्थ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो 110% जो डेप्थ है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है श्रीलंका का। अब श्रीलंका का जब उधार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो मतलब उधार कहाँ से रहेगा, ज़्यादातर यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है वही यहाँ पर हेल्प करते हैं। और इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका जो उसकी हेल्प भी की है कि ठीक है भाई हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, इतनी बुरी अवस्था से तुम गुजर रहे हो। इसलिए यहाँ पर इंडिया जो उसने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भी श्रीलंका को हाल ही में यहाँ पर ऑफर किया था। लेकिन इससे कहाँ श्रीलंका की भूख मिटने वाली है, क्योंकि श्रीलंका का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी पुराना है और काफ़ी गहरा हो चुका है। मतलब कि श्रीलंका जो उसके पास कोई इनकम ही नहीं आ रही है। जो करंट क्राइसिस यहाँ पर बताए जा रहे हैं श्रीलंका में वो यहाँ पर डीप टैक्स कट के वजह से बताए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर राजपक्ष के द्वारा प्रॉमिस किए गए थे 2019 के इलेक्शंस के दौरान। देखिए क्या है कि अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट देखने को मिलती है श्रीलंका में, उसके द्वारा ये बोला गया था कि अगर हम आ जाते हैं चुनकर तो टैक्स कट जो है वो दे दिया जाएगा। टैक्स कट मतलब क्या है, टैक्स के थ्रू ही तो यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसा आता है। टैक्स अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट को पैसा आएगा क्या, नहीं होगा। मतलब इनकम जो ऑलरेडी काफी कम था और कम इनकम जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को मिल रहा था, और एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से डेब्ट जो है, जो कर्जा है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ता गया। मतलब जो कर्जा उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, जो उनको रिपे करना था वो रिपे जो है वो नहीं कर पा रहे थे। और उसी के साथ जो कोविड-19 है वो भी हमें देखने को मिला, जो कोरोना वायरस है वो भी वहां पर आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता गया। जो टूरिज्म सेक्टर है वो यहाँ पर काफी बुरी जो अवस्था में है वो चला गया, है ना। जो टूरिज्म है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो टूरिज्म जो है काफी ज्यादा चलता है, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। और इतना ही नहीं, यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा हैम्पर हो गई। श्रीलंका का जो इम्पोर्ट है वो बैन कर दिया गया, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं बचे थे कि वो चीज़ें इंपोर्ट कर सके। और इसीलिए गवर्नमेंट जो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो इंपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत सारे बिजनेसेस है वो ठप बैठ गए, वो बंद हो गए। और उसकी वजह से जो जॉब लॉसेस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने लगे। जॉब लॉसेस होंगे तो और ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो लोग जो है वो चीज़ें खरीद नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर इंपोर्ट बैन होने की वजह से क्या हुआ, जो चीज़ें हैं बाहर से जो लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो भी श्रीलंका में नहीं आ पा रही थी, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर उसको एक समझ लीजिए बूस्ट देने के लिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो भी काफ़ी हाई हो गए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई होने की वजह से क्या है कि जो बाकी चीज़ें हैं श्रीलंका की वो भी अब ठप बैठ गई। और वो सारी ठप बैठने की वजह से जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि चीज़ें अब श्रीलंका में नहीं आ रही है, तो श्रीलंका में जब चीज़ें नहीं आ रही तो शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो महंगाई जो है श्रीलंका में वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो इतनी बुरी हालत यहाँ पर हमें श्रीलंका की जो है देखने को मिल रही है। और एक डिसीजन जो यहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक मैटर करता है वो है, श्रीलंका जो है उसने फर्टिलाइजर्स पर भी बैन लगा दिया था। अब हालांकि उसके बाद उसने फिर से इस चीज़ को रिवोक कर दिया कि नहीं भाई हम बैन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से परिणाम क्या हुआ, जब फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया गया तो एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है श्रीलंका का वो अच्छा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं होने की वजह से क्या हुआ, फूड सप्लाई में शॉर्टेज हुआ। इंपोर्ट हम कर नहीं रहे हैं, फूड जो है उसका शॉर्टेज हो रहा है, लोगों को खाने को अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब लोगों को खाने को अनाज नहीं है, लोगों को देखने को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोगों के पास एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है, तो लोग सड़क पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। तो यही हालत हमें यहाँ पर श्रीलंका जो उसकी देखने को मिल रही है कि कोई गैस नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फूड नहीं है,
जो लाइफ है श्रीलंकन की वो क्राइसिस में जा चुकी है। और इसीलिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो भी कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा है। इस तरीके का विद्रोह यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो मसला है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप theacademy.in ये वेबसाइट विजिट जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्स में अगर आप जाओगे तो पूरा आईएएस फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, मतलब जीएस 1 2 3 4 पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो इसीलिए यहाँ पर जल्द से जल्द विजिट कीजिए theacademy.in और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट ने गोरखपुर मंदिर में पुलिस पर हमला किया है। ये वही मंदिर है जहां पर जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ कई बार विजिट करते हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है जिसने यहाँ पर हमला किया है पुलिस पर, उसका नाम अहमद बताया जाता है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो व्यक्ति है वो आया एंड उसने जो मंदिर है उसके सामने जो कांस्टेबल थे उन पर सीधा हमला कर दिया। एंड देन उसके बाद जो बाकी पुलिस है, क्योंकि उसी के सामने हमें पुलिस स्टेशन जो है वो देखने को मिलता है, बाकी पुलिस वाले आते हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी वहां पर आते हैं और उसको दबोच लेते हैं। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति है इसने रिलीजियस जो स्लोगन्स हैं वो भी यहाँ पर चैंट किए थे। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर जो मंदिर हमें देखने को मिलता है, मंदिर के अलग अलग दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजे पर जो कांस्टेबल है वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये जो अहमद है ये यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। और जब उसे कांस्टेबल के द्वारा रोका गया तो उसने से बैग में से एक औजार निकाला जिससे कि उन पर हमला कर दिया और 2 कांस्टेबल इसमें जख्मी भी हुए हैं। और ये जो अहमद है इसने उसके बाद जो रिलीजियस जो चैंटिंग है वो वहाँ पर शुरू कर दी और फिर उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो वहाँ पर आ गए और बाकी लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की। और ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पर जो हमले हैं वो करने की कोशिश कर रहा था और उसी के बीच जब उसे पकड़ा गया तो इसके द्वारा ये भी बोला गया कि भाई शूट मी शूट मी। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर इसके द्वारा बोली गई है। जो व्यक्ति यहाँ पर पकड़ा गया है ये केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बताया जाता है आईआईटी बॉम्बे का। ये शादीशुदा भी है लेकिन कुछ ही महीनों पहले इसकी वाइफ के साथ कुछ झगड़े हुए, डिफरेंसेस हुए जिसकी वजह से वाइफ इसको छोड़कर चली गई। ये कोई प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था मुंबई में, लेकिन उसकी जॉब जाने की वजह से फिर से वो गोरखपुर, क्योंकि वहीं का वो निवासी है, फिर से वो गोरखपुर में वापस आ गया। नाउ यहाँ पर पुलिस जो उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उसके पास से एक पेन ड्राइव, लैपटॉप एंड शार्प एज्ड वेपन जो है बैग में वो भी बरामद हुआ है। तो ये इशारा यहाँ पर क्या आतंकवाद की तरफ कर रहा है, क्योंकि पुलिस के द्वारा तो यही बताया गया है कि अभी एट प्रेजेंट कोई भी चीज़ हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि इसमें जो टेररिज्म है उसका भी एक एंगल दिखाई दे। क्या आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार जो यूथ है, जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो इतने अच्छे जॉब पर रहते हैं, वो किस तरीके से टेररिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या उसके पीछे कारण होते हैं? देखिए उसके पीछे कारण जो है वो कई सारे हैं। एक तो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो है टेररिस्ट ग्रुप के साथ, वो एक कारण बताया जाता है कि अगर आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है टेररिस्ट ग्रुप के साथ वो ज़्यादा हो, जिससे कि आपका जो रेडिकलाइजेशन है दिमाग का वो बहुत तेज़ी से होता है, आपके दिमाग में जो कचरा है वो ज़्यादा तेज़ी से भरा जाता है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो होती है, लोगों के पास जब पैसा नहीं होता है तब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो ऑफर करती है और व्यक्ति को यही लगता है कि यार मैं अगर टेररिज्म करूंगा तो मेरे फैमिली जो है उनको पैसा मिलेगा और वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल परसेप्शन जो है वो यहाँ पर बन जाता है, जिससे कि जो लोग हैं उनका एक परसेप्शन इस तरीके का हो जाता है कि यार ये जो है गलत हो रहा है, ये जो है ये सही हो रहा है, ये गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। इससे क्या होता है, उनका दिमाग ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। जो एक्सपोजर है, जो सोशल नेटवर्क्स है, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो माइंड है उसमें रेडिकलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोपोगेंडा है उसके एक्सपोजर की वजह से जो माइंड है वो यहाँ पर काफ़ी पोल्यूट होता है और रेडिकलाइजेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी आसानी से और काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जो यूथ है खासकर वो यहाँ पर टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर जो टेररिज्म प्रिवेंशन प्रोग्राम है वो बना सकते हैं और जो यूथ यहाँ पर रेडिकलाइज हो रहे हैं उनको टारगेट कर सकते हैं कि भाई उनको डी रेडिकलाइज जो है वो किया जा सके। जो एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज है यूथ का वो यहाँ पर हम फॉस्टर कर सकते हैं, जिस तरीके से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ को रिक्रूट करती है। जो ट्रेडिशनल फोकस होता है
कि यहाँ पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है, उसको यहाँ पर कन्फ्रंट हम कर सकते हैं। जो भी ट्रेडिशनल मसला यहाँ पर चल रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट बोलिए, जो अलग अलग प्रॉक्सिमिटी है वो बोलिए, जो पोलराइजेशन है वो बोलिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन है, रिक्रूटमेंट है, तो फैमिली जो है उनको एज अ पोटेंशियल साइट यहाँ पर हम इंगेज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ सोल्यूशन है जो हम यहाँ पर ला सकते हैं, जिससे कि जो यूथ है उनके अंदर जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो यहाँ पर हम डी रेडिकलाइज कर सके, उसको हम नलीफाई कर सके। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।